नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 3 जून के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्य नहीं है। तो यहाँ पर 4 बातें दी हुई हैं, 4 पॉइंट दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन सभी में से कौन सा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्य नहीं है। तो यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, जिसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 में स्थापित किया गया था और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। आइए देख लेते हैं कथन 1 को। और कथन 1 है, बच्चों के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों पर केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग केंद्र सरकार को हर साल एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसमें भारत में बाल अधिकारों को लेकर के जो कार्य किए जा रहे हैं, जो कमियां हैं, उसके बारे में चर्चा होती है। तो यहाँ पर कथन 1 सही है, ये इसका कार्य है। कथन 2 को देख लेते हैं। कथन 2 है, बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और ऐसे मामलों में कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश करना। तो ये इसका प्रमुख कार्य है। ये आयोग देश में अगर कहीं भी बाल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वहां पर उसकी जांच कर सकता है, और अगर ऐसे मामले में कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है तो कार्रवाई शुरू करने का सिफारिश भी कर सकता है। तो ये इसका कार्य है। ऑप्शन सी को देख लेते हैं। और ऑप्शन सी है, बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और बढ़ावा देना। तो ये भी इसका कार्य है। ये आयोग बाल अधिकारों को किस तरीके से और सुदृढ़ किया जाए, सही किया जाए, उनसे जो जुड़े हुए कानून है उसको किस तरीके से आज के समय में बदलाव करके लागू किया जाए, इसके बारे में भी ये सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर यह भी इसका कार्य है। ऑप्शन डी देख लेते हैं। और ऑप्शन डी है, सभी निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए सीटों के आरक्षण की मात्रा निर्धारित करना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आयोग जो है वो मात्रा निर्धारित करता है आरक्षण का निजी स्कूलों में, ऐसे स्कूल जो कि सरकार से सहायता नहीं लेते। तो ये सरकार का काम है, ये किसी आयोग का काम नहीं है। आयोग जरूर ये सरकार को कह सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काफी गरीब हैं, उन्हें पढ़ने में मदद करने के लिए उन्हें आरक्षण देना चाहिए, स्कूलों में आरक्षण देना चाहिए। लेकिन आरक्षण की मात्रा कितनी होगी, निजी स्कूलों में उसे लागू किया जाएगा या नहीं, ये डिसीजन लेना सरकार का काम है। आयोग सिर्फ मांग कर सकता है, रिपोर्ट दे सकता है। उसके नियम कानून निर्धारित करना यह सरकार के ऊपर है, आयोग के ऊपर नहीं। तो ये जो 4th पॉइंट है वो इसका कार्य नहीं है, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आज के द हिंदू में भी एक एडिटोरियल आया है बाल अधिकारों को लेकर के, जिसका शीर्षक है एम्ब्रेसिंग चिल्ड्रेन। यहाँ पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, उसकी यहाँ पर जानकारी दी गई है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे देश में लगभग 10,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें तत्काल देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। आप सभी जानते हैं कोविड-19 महामारी के दौरान बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है, और इसी रिपोर्ट को यहाँ पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। पहला कथन है, अधिनियम में यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को सुनने और उनका निवारण करने के लिए 100 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठन या संस्थान के प्रत्येक कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की परिकल्पना की गई है। तो यहाँ पर बात हो रही है कार्य स्तर पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 का। इस अधिनियम को दिसंबर 2013 में लागू किया गया था, और यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। और यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को सभी कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाया जाए, चाहे वे सार्वजनिक हो या फिर निजी। और इसी अधिनियम में
एक आंतरिक शिकायत समिति की बात की गई है और यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा कोई भी कंपनी, ऐसा कोई भी कार्यस्थल जहां पर 10 से अधिक श्रमिक काम करते हैं, याद रखिएगा 10 से अधिक श्रमिक काम करते हैं, वहां पर उस कंपनी को जो है आंतरिक शिकायत समिति बनाना होगा महिलाओं के लिए, जहां पर अगर महिलाओं पर कोई भी गलत काम होता है तो वो वहां पर जाकर के अपना शिकायत कर सकती हैं। तो याद रखिएगा कि इस अधिनियम के तहत वो कंपनियां जहां पर 10 से अधिक श्रमिक काम करते हैं उन्हें आंतरिक शिकायत समिति बनाने के लिए कहा गया है, चाहे वो सार्वजनिक हो चाहे वो निजी हो। अगर हम अपने कथन को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 100 से अधिक कर्मचारी, तो यहाँ पर 100 नहीं है, यहाँ पर है 10 से अगर अधिक कर्मचारी होते हैं तो यहाँ पर आपको आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना करनी पड़ेगी और इसी कारण से पहला कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को, और दूसरा कथन है कि एक पीड़ित महिला घटना के तारीख से 3 महीने तक आईसीसी को लिखित शिकायत दर्ज कर सकती है। तो यहाँ पर प्रोसीड्यूर की बात हो रही है और इस अधिनियम का धारा 9(1) यह कहता है कि अगर कोई भी पीड़ित महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकायत करना चाहती है तो वो आंतरिक समिति या फिर स्थानीय समिति में लिखित रूप से शिकायत कर सकती है और यह शिकायत घटना की तारीख से 3 महीने के अवधि के भीतर किया जा सकता है। अगर जो घटना है वो श्रृंखलाबद्ध तरीके से हो रहा है, यानी कि बार बार उस महिला पर जो है यह अत्याचार हो रहा है, तो जो अंतिम घटना है उसके 3 महीने के अवधि तक महिला जो है शिकायत कर सकती है। अगर हम कथन को देखें तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि एक पीड़ित महिला घटना की तारीख से 3 महीने तक आईसीसी को लिखित शिकायत दर्ज कर सकती है। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन है जांच शुरू करने से पहले पीड़ित और प्रतिवादी के बीच मामले को सुलह के माध्यम से निपटाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। यहाँ पर इस अधिनियम का धारा 10(1) ये कहता है कि जांच शुरू करने से पहले आईसीसी या एलसीसी पीड़ित के अनुरोध पर, याद रखेगा पीड़ित के अनुरोध पर, महिलाओं और पार्टियों के बीच समझौता कराने के लिए कदम उठा सकता है। हालांकि यहाँ पर यह कहा गया है कि इस तरह के सुलह के आधार के रूप में मौद्रिक समझौता नहीं किया जा सकता, यानी कि पैसे लेकर के आप केस को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर यह जरूर कहा गया है कि अगर पीड़ित अनुरोध करती है, यानी कि महिला जो है, जो पीड़ित है, वो अगर अनुरोध करती है तो यहाँ पर महिला और पार्टी के बीच में समझौता कराने के लिए कदम उठाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी सही है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि कथन एक गलत है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। तो इसके आधार पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। आइए देख लेते हैं कथन 1 को। और कथन 1 है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी की प्रक्रिया के रूप में 2020 में इंडिया साइकिल फॉर चेंज चुनौती शुरू की गई थी। तो यहाँ पर बात हो रही है इंडिया साइकिल फॉर चेंज की। इंडिया साइकिल फॉर चेंज को लेकर के 2 जून के पीआईबी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया था। अगर हम इंडिया साइकिल फॉर चेंज की बात करें तो इसे 25 जून 2020 को शुरू किया गया था और इसे स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया था। जबकि अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर यह कथन गलत हो जाता है क्योंकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इसे शुरू किया गया था। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है चुनौती को पिछले साल आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया। अभी हमने देखा कि इस मिशन को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया था और हमारे कथन में बोला जा रहा है कि इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया था। इसके आधार पर कथन 2 भी गलत है और हमें यहाँ पर बताना था कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर
दोनों के दोनों कथन गलत हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर 3 कथन दिए गए हैं और ये सारे के सारे कथन एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन से जुड़ा हुआ है और हमें बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहां पर पहला कथन है कि संघाई सहयोग संगठन, जिसे हम शॉर्ट में एससीओ कहते हैं, 2001 में संघाई में घोषित एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि एससीओ एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसे 2001 में बनाया गया था। एससीओ का चार्टर 2002 में हस्ताक्षर किया गया था इसके मेंबर के द्वारा, जिसे 2003 में लागू किया गया था। तो इसके आधार पर पहला कथन सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है शासना अध्यक्ष परिषद, जिसे हम शॉर्ट में एचएससी कहते हैं, एससीओ में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो यहां पर बात हो रही है एचएससी के, जिसे हम बोलते हैं हेड ऑफ स्टेट काउंसिल। ये जो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल है वो एससीओ में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है और यह वर्ष में एक बार मिलता है और संगठन के सभी महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय और दिशा निर्देश अपनाता है। तो यहाँ पर जो कथन 2 कह रहा है वो बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं कथन 3 को। और कथन 3 है शासनाध्यक्ष परिषद साल में एक बार बैठक करती है और संगठन के सभी महत्वपूर्ण मामलों पर लिए गए निर्णयों और दिशा निर्देशों को अंगीकार करती है। तो ये बात भी सही है। हमने अभी अभी देखा कि एचएससी हेड ऑफ स्टेट काउंसिल साल में एक बार मिलता है और जो भी इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर करने हैं उस पर निर्णय लेता है। तो यहाँ पर कथन 3 भी सही है, यानी कि तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। और इसके आधार पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर एससीओ से रिलेटेड एक न्यूज भी आया है जिसका शीर्षक है कैबिनेट अप्रूव साइनिंग एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं जो कि 2017 में पूछा गया था। और क्वेश्चन है हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये इसका आंसर नहीं है। तीसरा है मुद्दुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी इसका आंसर नहीं है। चौथा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर होगा कूनो मालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश में है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा प्रोजेक्ट लायन का शुरुआत किया गया है और यहाँ पर कहा गया है कि कूनो मालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के अलावा 6 नए स्थलों की पहचान की जाएगी जहां पर शेरों को हस्तांतरित किया जाएगा। और मैं आपको ये 6 नाम बता देता हूं कि ये कौन कौन से नए स्थल हैं जिनकी पहचान की गई है और ये कूनो मालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य से अलग हैं। ये हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में। इसके अलावा जसोर बलराम अंबाजी और उसके आसपास के क्षेत्र में भी इन शेरों को हस्तांतरित किया जा सकता है। आइए अब आज के फैक्ट ऑफ द डे के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर के ऊपर। इसको लेकर के द हिंदू में एक एडिटोरियल भी आया है, अ फार रीचिंग टैक्स मेजर्स। तो आइए समझ लेते हैं कि आखिर ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है क्या, जिसे हम हिंदी में वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर कहते हैं। यहां पर हाल ही में अमेरिका के ट्रेजरी सचिव ने ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर के एक बात कहा था और उन्होंने G20 देशों से यह आग्रह किया था कि क्यों ना ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स को अपनाया जाए। आप सभी जानते हैं कि हर देश चाहता है कि उसके देश में FDI आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, और यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए बहुत सारे देश अपने यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स में छूट देते हैं, जिसे हम टैक्स हेवन भी कहते हैं। और ऐसा करने से दुनिया के दूसरे देश भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अपने यहाँ पर
कॉरपोरेट टैक्स को कम करती जा रही हैं। और यहाँ पर अमेरिका के द्वारा ये कहा गया है कि अगर दुनिया में मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स लागू कर दिया जाए, मान लीजिए एक कैप लगा दिया जाए कि 20% से कोई भी जो देश है वो नीचे अपना कॉरपोरेट टैक्स नहीं रख सकता है, तो यहाँ पर ये जो प्रतिस्पर्धा है देशों के बीच में, तो ये प्रतिस्पर्धा भी समाप्त हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।